Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अजी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर रहे थे। कल मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो करवा दी थी। अब इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, सबसे पहले कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर देखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये लिमिटेशन थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि उनका कलर क्यों होता है, वो कलर्ड कंपाउंड्स क्यों होते हैं। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सक्सेसफुली ये एक्सप्लेन कर दिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर किस वजह से होता है। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है जो है टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव। ठीक है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बताओगे कितना होता है? टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2 3d2। ठीक है, अगर हम टाइटेनियम 3 पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी बच्चों? ओनली 3d1। इसके 3d ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि 3 तो चले गए, 2s वाले 1 d वाला। ठीक है, अब ये जो डायग्राम बनाई हुई है ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड की है बिकॉज 3 ऑर्बिटल नीचे है, 2 ऑर्बिटल ऊपर है। ठीक है, एंड एक ऑर्बिटल में ही 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इनमें एक एनर्जी का डिफरेंस है ना, इन दोनों मतलब हमारे पास जो लेवल्स है एनर्जी के, इनमें क्या एनर्जी का डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा नॉट बोलते हैं। ठीक है, मान लो हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड करवा दी। ठीक है बच्चों, कोई एनर्जी प्रोवाइड करवाई, जो हमने एनर्जी प्रोवाइड करवाई है ना, उस एनर्जी मतलब वो इतनी एनर्जी है जो डेल्टा नॉट के इक्वल है। ठीक है, हमने ये एनर्जी प्रोवाइड करवाई तो ये जो एनर्जी है डेल्टा नॉट के इक्वल है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इस एनर्जी को गेन करेगा। इस एनर्जी को गेन करके दोबारा यहाँ पे मतलब दोबारा नहीं मतलब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड की, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की तो इसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई ना, तो एनर्जी इंक्रीज करके ये क्या है, हायर लेवल तक पहुंच जाएगा। पहले ये T2G में था। ठीक है, अब ये कहाँ चला गया, EG लेवल में चला गया। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, मतलब जब इसके पास नॉर्मल एनर्जी है। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। हम क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके हायर लेवल में चला गया। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे आके इसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो हमें पता है जब किसी चीज की एनर्जी ज्यादा हो, है ना, तो वो स्टेबल नहीं होता, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन, वैसे तो इसकी एनर्जी इतनी होनी थी लेकिन इसने क्या कर ली, मान लो ये एनर्जी हमारी x है, इस लेवल की एनर्जी हमारी x है। ठीक है, इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो y है। ठीक है, जब x एनर्जी के साथ y एनर्जी जुड़ी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो एनर्जी बनी वो ज्यादा ही होगी ना। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले x थी, अब x प्लस वाई हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज कर गई तब ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई, बिकॉज हमें पता है अगर एनर्जी ज्यादा तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कोशिश करेगा, स्टेबल रहने की। फिर वापस अगर वो यहाँ पे चला गया एनर्जी गेन करके, वापस वो आएगा, दोबारा एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा जितनी भी एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की थी, एंड वापस वो अपनी ही स्टेट पे आ जाएगा जहां पे वो पहले था, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, कब आया, जब उसने एनर्जी रिलीज की। अब बेटा जो भी एनर्जी वो रिलीज करता है उसके अकॉर्डिंग उसका कलर शो होता है। क्लियर है, जो भी एनर्जी वो रिलीज करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका कलर शो होगा। समझ में आया? जब देखो, जब हमें पता है जो ये रेज होती हैं, ये एनर्जी होती है, ठीक है, ये क्या है, व्हाइट लाइट की तरह आती है। एंड हमें पता है व्हाइट लाइट किससे बनी है, 7 कलर से मिलके बनी है। ठीक है, जो विब ग्योर में होते हैं 7 कलर, रेनबो में होते हैं 7 कलर, है ना, उनसे मिलके बनी है। क्लियर है? तो ये जो विबग्योर वाले कलर है ना, वो ही होते हैं, ये जो लाइट ये देखते हैं ना, वो विजिबल लाइट होती है।
ठीक है। तो जो भी लाइट ये जिस वेवलेंथ की लाइट ये क्या करेंगे, एमिट करेंगे, उसी वेवलेंथ का मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का हमें कलर शो होगा। क्लियर है बच्चों? कलर क्यों शो होते हैं? बिकॉज वेवलेंथ जो एनर्जी होती है, जो हम रेडिएशन रिलीज करवाते हैं, एमिट करवाते हैं एनर्जी के रेडिएशन, ठीक है, हम नहीं करवाते, खुद होती है, ठीक है, हमने कुछ नहीं करवाया, हमने तो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो जो वो एनर्जी एमिट करेगा, वो सबस्टांस, वो कितनी एनर्जी, कितनी वेवलेंथ वाली लाइट एमिट कर रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमें कलर क्या होता है, शो होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का क्या मतलब होता है बेटा? जो लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जो लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग या उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करेगा, एमिट करेगा। देखो मान लो हमारे पास येलो है ना, येलो है, येलो के कॉरस्पॉन्डिंग वायलेट कलर एमिट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो एब्जॉर्ब किया, मान लो एब्जॉर्ब उसने जो रेडिएशन की वो येलो लाइट वाली थी, ठीक है, जो एमिट की वो कौन सी है, वायलेट लाइट वाली, ठीक है। इसके अगर ब्लू ग्रीन कलर है, ठीक है, मान लो ग्रीन या ब्लू कलर इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया है, तो एमिट कौन सा करेगा, रेड कलर, ठीक है। अगर ब्लू कलर उसने किया तो कौन सा शो करेगा, ऑरेंज कलर, ठीक है। मतलब जो कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसके ऑपोजिट कलर वो क्या करता है, एमिट करता है। हमेशा ये सही नहीं होगा, लेकिन ये आपको एक ट्रिक करवा देती हूँ, मैक्सिमम ऑफ टाइम ये काम कर जाएगी, ठीक है। एक ना कलर व्हील होता है, एक व्हील बनाओ, 1 2 3 व्हील बनाओ, ठीक है। आपने किया होगा बेटा कलर व्हील। यहां पे लिखो विब गियर बनाते हैं, विब आई एक बार स्किप कर दो, BGYOR, ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसके इस व्हील के अकॉर्डिंग इनमें कलर का क्या होगा, मतलब शो करेंगे ये, ठीक है। मान लो उसने येलो लाइट एमिट की, एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो वो एमिट इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके सामने वाला जो कलर होगा ना, वो वाली लाइट वो एमिट करेगा जो हमारी आईज तक पहुंचती है। मान लो उसने येलो कलर एब्जॉर्ब किया, शो कलर कौन सा हुआ उस कंपाउंड का, वायलेट, बिकॉज जो वेवलेंथ उसने एमिट की थी हमारी आईज तक वो पहुंची, उसके अकॉर्डिंग हमें कलर शो होगा। जब येलो होगा तब क्या है, वायलेट कलर हमें शो होगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो अगर हमारे पास ग्रीन है, ग्रीन के कॉरस्पॉन्डिंग रेड कलर शो होता है। अगर यहाँ पे ग्रीन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें रेड कलर शो होगा। क्लियर है बच्चों? देन ब्लू, अगर हमारे पास ब्लू कलर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऑरेंज कलर शो होगा, ठीक है। देन नॉट इन विजिबल रीजन, अल्ट्रा वायलेट का मतलब होता है जो विजिबल रीजन में ही नहीं होता, ठीक है। अगर वैसी कोई शो करता है तो हमें पेल येलो कलर शो होगा। पेल येलो मतलब काफी फीका सा, ठीक है, काफी फेड येलो कलर शो होता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कलर्स क्या हैं बेटा, शो होंगे। क्लियर है? अब ये देखो यहाँ पे इसने रेड किया लेकिन ब्लू एमिट हुआ, रेड किया लेकिन ब्लू एमिट हुआ, होना क्या चाहिए था, ग्रीन, ठीक है। तो कई बार तो ये सही होगा, कई बार नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कलर व्हील सही होता है, ठीक है। तो हमें ऐसे तो याद नहीं रह सकते, तो हम कलर व्हील से ही याद कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये तो था हमारा कलर क्यों शो करते हैं जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी एक्साइट करते हैं, पहले वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके, बाद में फिर जब वो वापस अपनी जगह पे आते हैं तो एक एनर्जी एमिट होती है। वो जो एनर्जी एमिट करते हैं, जिस वेवलेंथ की वो एनर्जी होगी वो हमारी आईज तक पहुंचेगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कलर शो होगा। क्लियर है बच्चों? देन हमारे पास लिमिटेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने काफी हद तक हमें बहुत चीजें बता दी थी, जैसे फॉर्मेशन इनकी, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, कलर के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में काफी चीजें बता दी थी। लेकिन ये भी काफी सारी अजम्पशंस मान के चला था, जैसे पॉइंट चार्जेस मान लिए लिगेंड्स को, है ना, एंड लिगेंड्स को हमेशा एनायनिक ही मान के चलता है, ठीक है।
ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, कम स्प्लिटिंग होती है किसी में, वो चीज बता दिया। ठीक है, देन इन्होंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो बताया वो भी अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही बताया था। क्लियर है? तो काफी सारी इसमें क्या थी, लिमिटेशंस थी। एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है बेटा, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्डिंग। ये कोवेलेंट कैरेक्टर को मान के ही नहीं चला, इसने प्योरली आयनिक माना। लेकिन बेटा कोई भी चीज ना तो प्योरली आयनिक होती है ना प्योरली कोवेलेंट होती है। ठीक है, ये क्या मान के चला था, प्योरली आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर को तो माना ही नहीं। हम बात तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कर रहे हैं, लेकिन इसने कोऑर्डिनेशन नेचर को तो माना ही नहीं। ठीक है, तो फिर इसीलिए ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। इसको रिलीज करने के लिए फिर CFT की वीकनेस को ओवरकम करने के लिए LFT आई थी। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद एक टॉपिक है हमारा मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स एक काफी अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अच्छा मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स का क्या मतलब होता है बेटा, वही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने हैं, लेकिन जो इसमें लिगेंड्स हो गए ना वो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, CO वाले। C यहाँ पे कार्बन है, O यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप। बेटा उलझना मत, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया था, CO एक तो कोबाल्ट का सिंबल भी होता है, लेकिन उसपे O जो है वो छोटी होती है। क्लियर है? तो हमें मेटल कार्बोनिल्स करने हैं, जिसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप एज अ लिगेंड लगा होता है। ठीक है, एंड कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, मतलब कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड है ये। ठीक है, फिर कुछ कंपाउंड्स एंड उनके स्ट्रक्चर्स बताई हुई हैं, वो कर लेना। अगर हमारे पास निकल कार्बोनिल है तो इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, अगर 6 है ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, लेकिन ये 2 कंपाउंड्स ऐसे हैं बेटा जिसमें क्या है, 2 सेंटर्स हैं हमारे पास, या 2 न्यूक्लियस है हमारे पास। हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे जैसे MN2 है, MN2 है, CO10 है, तो हर MN के साथ 5-5 लग जाएंगे। हमने इनके बीच बॉन्ड बना दिया। ठीक है, देन 5-5 हर एक MN के साथ हमने लगा दिए एलिमेंट्स, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल ग्रुप्स। ठीक है, वैसे ही इधर अरे बच्चे CO2 CO8, इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड O लगा होता है। ठीक है, मतलब ब्रिजिंग डबल बॉन्ड O लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ब्रिजिंग भी हो रही होगी कार्बोनिल ग्रुप के बीच में। तो जो ये मेटल है इनके बिटवीन बॉन्ड तो बना, लेकिन 2 ऐसे कार्बोनिल ग्रुप्स हैं जो क्या बना रहे होंगे, ब्रिजेस बना रहे होंगे, एंड बाकी 3 इसके साथ ज्वाइंट है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट इनमें है बेटा इनकी स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर मैं आपको समझाती हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डायग्राम समझने से पहले बेटा आप ये जो हमारी है ना कार्बोनिल कंपाउंड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझो। ठीक है, वैसे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी +1 क्लास में की हुई है, उस तब बच्चों आपने क्या किया होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स भी की होंगी, है ना। तो बेटा ये वही डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। अगर आपको आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो एक बार आप +1 वाली बुक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना देख लेना कि कैसे हम बनाते थे। ठीक है, एक बार आप यूज टू हो जाओगे, वैसे आपने +1 में किया तो है ही ये। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यूज नहीं है, यूज सिर्फ ये है कि देखो बेटा हम फिलिंग नीचे से शुरू करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं नीचे से स्टार्ट करो सिग्मा 2s से, है ना। जो सेंटर वाली है ना वो देखो सिग्मा 2s, ऊपर B लिखा हुआ है, B मतलब बॉन्डिंग, एंड एंटी बॉन्डिंग के लिए इन्होंने स्टार बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं। ठीक है, फिर पाई x एंड पाई y बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं। फिर उसके ऊपर है सिग्मा z बॉन्डिंग, है ना, ये भी फिल्ड है। लेकिन उसके ऊपर देखो जो हमारे पाई x पाई y एंटी बॉन्डिंग वाले हैं ना, वो हमारे क्या हैं, अनफिल्ड है, वेकेंट है।
ठीक है। यहाँ पे सीओ की डायग्राम है ये, ठीक है। तो सीओ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम से हमें ये पता चला कि जो सीओ मॉलिक्यूल है ना, इसके पास भी कुछ वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स पड़े हैं, ये हमें इससे ये पता चलता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है जी, ये जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, किसकी, मेटल कार्बोनिल्स की डायग्राम बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पाई स्टार का यहाँ पे काम क्या था, ठीक है। ये दोबारा बोल रही हूँ, दिमाग में रखना कि जो कार्बोनिल्स होते हैं, ठीक है, इनके पास पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल्स पड़े होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये ना दिखाती, मतलब डायग्राम है, तो फिर आपको समझ में नहीं आना था कि वेकेंट कैसे, पाई स्टार कैसे, कहाँ से आया, क्या कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि पाई स्टार, ये जो हमारे वेकेंट पड़े हैं ना, इन्हीं का हमने क्या है यूज करना है मॉलिक्यूलर मेटल कार्बोनिल्स में। क्लियर है बच्चों? तो अब मेटल कार्बोनिल्स देखते हैं। देखो बेटा, मेटल कार्बोनिल्स में क्या होता है, हमें पता है जो कार्बोनिल होता है उसमें क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ होता है। एंड हमें पता है कि अगर कार्बोनिल क्या है, एक लिगेंड है, तो लिगेंड के पास लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। एंड लोन पेयर्स किसके पास होंगे, कार्बन के साथ। मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों साथ में हो, है ना, तो डोनेशन कौन करवाता है, कार्बन करवाता है, बिकॉज ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दैट्स वाई ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की डोनेशन नहीं करवा सकता, ठीक है, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वो लोन पेयर्स को अपने पास रखेगा। लोन पेयर तो इसके पास भी है, ठीक है, लोन पेयर तो इसके पास भी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये नहीं देता, कार्बन देगा। क्यों देगा कार्बन, बिकॉज कार्बन क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ऑक्सीजन के कंपैरिजन ये जल्दी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करवा सकता है, ठीक है। एंड मेटल्स के पास हमें पता है कुछ फिल्ड, कुछ अनफिल्ड क्या है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो बेटा, हमने वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी की थी, है ना, उसमें हमने किया था, मान लो ये क्या है, 3 जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, फिल्ड है, ठीक है। मान लिए ये दोनों खाली हैं, ठीक है, चाहे हाफ फिल्ड ले लो, चाहे फुली फिल्ड ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। मान लो ये तीनों क्या है, फिल्ड है, ये दोनों खाली हैं। अगर ये दोनों खाली हैं तो क्या करेगा, ये कार्बोनिल इसके साथ आके बॉन्डिंग बना लेगा। ये जो कार्बोनिल है इस वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बना लेगा। जब ये बॉन्डिंग कर लेगा, ये बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लो, लेकिन एक बॉन्ड बना, सो दैट्स वाई दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अब क्या है, कार्बोनिल के साथ हमें पता है कार्बोनिल के पास और क्या है, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स भी हैं, है ना, पाई एक्स स्टार या फिर पाई वाई स्टार ऑर्बिटल्स पड़े हैं ना। हमने अभी देखा कार्बोनिल की, सीओ की जो स्ट्रक्चर देखी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या डायग्राम, है ना, उसमें देखा था कि जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सीओ के वेकेंट होते हैं। तो वेकेंट होने की वजह से ये खाली हैं। लेकिन हमें पता है मेटल के कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनमें फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मेटल क्या करेगा, यहाँ पे मेटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना। जो फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं इसमें बॉन्ड बनेगा फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ CO2, ठीक है। वेकेंट ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, ठीक है। ये हमारा बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल के यहाँ पे बॉन्डिंग होगी फिल्ड ऑर्बिटल्स, फिल्ड ऑर्बिटल यहाँ पे तो सीओ के थे, लेकिन यहाँ पे फिल्ड ऑर्बिटल हमने किसके लिए, मेटल के, टू वेकेंट, कौन से वेकेंट, पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ सीओ, ठीक है। यहाँ पे सीओ के वेकेंट ऑर्बिटल्स पड़े हैं ना, लेकिन मेटल के पास क्या है, फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो मेटल क्या करेगा, अब इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन ये बॉन्डिंग कौन सी होगी,
पाई बॉन्डिंग, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बन सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये क्या है, पाई बॉन्डिंग बन गई। इस बॉन्डिंग को जब सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है और पाई बॉन्ड भी बन रहा है, एक्चुअल में बेटा ये दोनों ही हो रहे हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या बनेगी, मेटल के पास एक तो ये है जो खाली है, एक ये है जो क्या है, फिल्ड है। इनको थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेते हैं ताकि पता चल सके फिल्ड कौन से एंड वेकेंट कौन से हैं। उसी तरह कार्बोनिल है, कार्बोनिल के पास भी क्या है, फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एंड कुछ इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है। अब इसके फील्ड की इसके वेकेंट के साथ सिग्मा बॉन्ड, ये फील्ड इसके साथ क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि ये दो पाई बॉन्ड है, ये एक ही पाई बॉन्ड है जो दोनों तरफ से ही अटैक करता है बेटा, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशल बॉन्डिंग हो जाती है। तो किसी में भी हमने पाई बॉन्डिंग नहीं की, किसी भी लिगेंड में हमने अब तक पाई बॉन्डिंग नहीं की थी, ये ओनली लिगेंड है जो पाई बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा एंड पाई दोनों तरह के बॉन्ड बनते हैं, इसको सिनर्जिक बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्यों, कि पहले क्या था, कार्बोनिल के कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है, फिर मेटल बोलता है मैं आप तुम्हारा एहसान नहीं रखूंगा, मैंने अगर तुमसे कोई चीज ली है तो मैं तुम्हें दूंगा भी। तो ये अगर इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो वापस ये भी दोबारा वापस बॉन्डिंग कर लेता है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, फिर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो दो तरह से बॉन्ड बनते हैं इसमें, पाई बॉन्डिंग भी एंड सिग्मा बॉन्डिंग भी। अभी तक कहीं पे भी हमने ऐसी बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है, दैट्स वाई ये क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें एक एक्सेप्शंस की तरह एक अलग तरह से बॉन्डिंग होती है। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।